हेलो हेलो हेलो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, तो कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग्स गुड मॉर्निंग्स गुड मॉर्निंग्स। हेलो गाइज, हाउ आर यू? राधे राधे। राम राम साहब, क्या हाल चाल? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। एक मिनट रुक जाओ यार। हम्म। अभी ठीक है भैया। नमस्कार 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 सर, आज हम लोग आपसे खूब बात करेंगे, ऐसा? क्यों, जाग गए क्या टाइम से? लगता है बच्चा टाइम से जाग गया है आज। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ यार, मेरा मन था एक गाना सुनने का, पर क्लास का टाइम हो गया। नमस्कार जी, मैं बढ़िया हूँ प्रतीक्षा जी, आप बताइए। तो प्रतीक्षा जी, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। क्या कोई होमवर्क है क्या? होमवर्क है, एक सवाल। आ जाओ फिर शुरू करते हैं। सुन लो सर, हम भी सुन लेंगे। ना ना, पुराना गाना तो क्या, मेरा आज सुबह से ना दिमाग में गाना आया वो, तो मेरा एकदम मन किया सुनने का। बहुत पुराना गाना है वो। ये गाना गुलाम अली की गजल है भी, यही है। बेटा, टेस्ट सीरीज में मेरा कोई रोल नहीं है, ईमानदारी से बताऊं। बेटा, ईमानदारी से, टेस्ट सीरीज में मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैंने आपको कहा था बेटा कि मैं अगर टेस्ट सीरीज का कर पाया तो फ्री जुगाड़ करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए जुगाड़ कर पाऊं, पर नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। हाँ। ओहो, आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? ओहो, थैंक यू सो मच। तो भैया आओ, शुरू करते हैं। आइए, आइए, आपका इंतजार था। आइए, आपका इंतजार था। लेक्चर नंबर 11। चलिए चलिए चलिए, आजा भाई। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। होमवर्क हमने आपको दिया था, एक तो ये वाला ना, ये था ना। लग तो ये रहा है। एक तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था हमने, है ना? राधे राधे भैया, राधे राधे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके पहले तो कोई होमवर्क नहीं मेरे हिसाब से, चलो देख लेते हैं। आ जाओ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क देखो, हाँ बट डायग्राम है। बोला गया है कि हमें तुल्य धारिता निकालने का है। ओके। ओके भाई साहब, ऐसा लगा मैं 2-3 साल जवान हो गया हूँ। हैं? तुम्हारा भाई आज जवान लग रहा है। एलन स्टार होम टेस्ट पेपर कैसा रहेगा? देखना पड़ेगा बॉस। चेक करते हैं भैया, देखो। सर, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट ए है। यस सर, हमने कहा था कि जब तक प्लेन वायर रहता है पॉइंट मेरे पास सेम रहता है, करेक्ट। ये ए रहा, ये भी क्या ए रहा, ये भी क्या ए रहा। बहुत बढ़िया सर। ऐसे मेरे पास ये पॉइंट बी है ना? तो बी, जब तक प्लेन वायर पॉइंट मेरे पास सेम रहेगा, प्लेन वायर मेरे पास पॉइंट सेम रहेगा।
ठीक, अब हमें खाली एक डायग्राम बनाना है जो इसको सिंपल कर पाए। अच्छा लिया भैया, ए और बी। देखो सबसे पहले ये तीन तो डायरेक्टली ए और बी के बीच में है एक ही तार पर। यस सर, ए और बी के बीच में एक ही तार पे तीन संधायित्र कुछ इस प्रकार लगे हुए हैं। ठीक, सबकी धारिता सेम टू सेम। ओके, तो तुम्हारा काम हुआ खत्म। आखिर में ये भी क्या ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में एक दूसरे तार पर है। बहुत बढ़िया, लगा दिया, डन। अब तो मामला बहुत आसान सा हो गया है। ये तीन का श्रेणी क्रम C/3 होगा। ये C और C/3 किसमें समानता क्रम में आएंगे, इनको डायरेक्टली जोड़ लोगे तो C + C/3 4C/3 4C/3 ये आपका आंसर है। बेटा मेरे टेस्ट से नहीं आ पाएगा तो बेटा टेस्ट से बेटा मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से मुझे वो जो फ्री वाला आपके लिए था वो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट सीरीज में चाह के भी जो अरेंज कर रहा था वो हो नहीं पाई। टेस्ट पेपर आया तो सही, लेकिन वो फाइल क्या आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, वो खुल नहीं पा रही। नो बॉस, ऐसा मुझसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। मेरी निगरानी में कुछ भी नहीं बना है। ठीक है, मेरी निगरानी में कुछ भी नहीं बना है। मुझसे सिर्फ एक बार प्लानर मांगा गया था कि सर प्लानर बना के दे दो। ठीक है, वो मैं भूल गया, काम में बिजी था। ठीक है, उसके बाद मुझसे इस टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, अपनी तरफ से जितना हो पाएगा बताओ। देखो सच बात यह है कि फिलहाल थोड़ा डिले मेरी तरफ से आ रहा है। ठीक है, मुझे बताओ ये कितना आंसर है। बात है कि थोड़ा डिले मेरी तरफ से है, मैं मानता हूँ। और मेरा टारगेट ये है कि इस वीक के अंदर अंदर आपकी सारी डीबीपी जो अभी तक की चैप्टर नंबर 1 12th का और चैप्टर नंबर 2 इनकी वो डीबीपी आपकी आ जाए। ठीक है, 3 के भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी मुझे टेस्ट सीरीज भी देना है। ठीक है, मुझे टेस्ट आपका जो संडे का टेस्ट है मुझे वही बनाना है। तो संडे का टेस्ट चैप्टर नंबर 2 की पूरी डीबीपी ये बनने बाकी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, वो आज कल में डलवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 की भी अपने पास डीबीपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें क्या कुछ क्वेश्चन कम पड़ रहे थे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड करवाए हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अदरवाइज वो बन तो पहले गई थी, लास्ट वीक ही बन गई थी, बट क्वेश्चन थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन और भी ऐड करवाए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है ना, ठीक है, डीबीपी फ्री देंगे सर बोल रहे थे, बट नो आइडिया नो आइडिया नो आइडिया नो आइडिया। मुझे दिक्कत क्या है, मेरा काम थोड़ा सा निकल जाता है, थोड़ा दिन पता नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आज थोड़ा फ्री हूँ, तो आज बैठ के थोड़ा काम निपटाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा सा है ना, काम बड़ा सा निपटाऊंगा आज। और चिंता ना करो बच्चों, कैसे भी हो भले वो मुझे रात को 2 बजे तक जाग के करना पड़े, बट अब आपका जितना बैकलॉग मेरी तरफ से क्रिएट हुआ है ये मैं खत्म करूंगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि वीडियो सोल्यूशन डीबीपी के ना दे पाऊं, लेकिन एटलीस्ट आपको रिटर्न सोल्यूशन जरूर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, बट अब क्या ही बोले। चलो 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 चलो, ये लो, देखो यहाँ पे, ये भी हमने आपको होमवर्क दिया था। हाँ सर, एक काम करते हैं सर, इसको प्लेट नंबर ए कह दो, इसको प्लेट नंबर बी कह दो। ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा, प्लेट नंबर ए ए ए ए। यस सर, ये सारी प्लेट मेरे पास ए बन रही है। ठीक सर, और जो बी से कनेक्टेड हैं सर वो बी ये रहा, बी यहां पर है, बी 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 बी। तो ये प्लेट है बी, ये भी है बी, ये भी है बी, ये भी है बी और ये भी है बी। ठीक सर, अब हमें देखना है कि दो, हमें संधाय देखना, दो प्लेटों के बीच का, दो प्लेट के बीच में बनने वाला संधाय अपने को देखने का है। तो ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में नंबर 2, ए और बी के बीच में नंबर 3, यहां पर भी भैया नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8। हाँ सर, और सब के सब ए और बी के बीच में ही हैं, सब के सब ए और बी के ही बीच में हैं। हाँ जी सर, तो बात समझो।
चल जा, क्या हो गया, कितने हैं ऐसे बस आपके टोटल 8 हो रखे हैं, ठीक है, टोटल 8 मेरे पास ऐसे। जब सबके सब समांतर में है तो इनका जो तुल्य मान है सिंपल इनको ऐड करने से आ जाएगा, तो 8c मिल जाएगा। तो 8 c का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट a बटा d बनेगा। हाँ सर, लिख लो 8 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12। एरिया ए, प्लेट का एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज किया मीटर स्क्वायर में, पावर माइनस का 4, डिवाइड में आपको दे रखा है दूरी पॉइंट का 885 इंटू सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, मेरे पास आएगा, ठीक है, कर जाएगा काम, ठीक है। अरे पहले बेटा यहाँ पढ़ लो, पहले ये कर लो, ये पढ़ ले, पहले पहले ये पढ़ ले, फिर बचा हुआ काम का मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहां से, इसका टाएंगे पॉइंट, नीचे 2 जीरो लगाता हूं, इसका टाया पॉइंट, ऊपर 3 जीरो लगा दो, इससे चीज कट जाएगा। हाँ सर, 8 इंटू 5 कितना, 40, 40 में आता है नंबर 4, नंबर 4 खाली एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी, नंबर 4 खाली एक ही ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट का आंसर, काम खत्म। हाँ जी साहब, ठीक है। उसके अलावा और कोई होमवर्क है क्या? सॉरी, सेलेक्टेड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बालक को पढ़ लो भी, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में दो, बाकी सब तो होता रहेगा। देख लो भैया, ये कौन किया है, यहां देखो, आ जाओ, यहां ध्यान दो, सब अपने पास क्या है दे रखे, संधारित्र। अगर ध्यान दो, अगर ध्यान दो, एक बैटरी है, एक संधारित्र, 1 2 3 टोटल 4 संधारित्र। अगर डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ये मेरे पास के वी वोल्ट का बैटरी है, पहला एक C4 तो भैया इसके समांतर में है ही, से ही साफ साफ दिखता है। हाँ सर, अब ध्यान दो, ये जो बचे हुए 3 से, ये तो एक ही तार पर है, एक ही तार पे मतलब श्रेणी क्रम में, मतलब कुछ इस प्रकार से मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, 1 2 3, ओहो, ठीक है। और C4 का मान क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 4C है, C1 का मान है C, यह है 2C, यह है कितना, 3C। अब डायग्राम मेरे हिसाब से आपको आसान लग रहा होगा, अब आपको डायग्राम थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। हाँ सर, अब हमसे पूछा है आवेशों का अनुपात, ये पूछा ना हमसे, आवेश का अनुपात पूछा गया, जरा याद करते हैं। कल ही बताया था सर, आवेश निकालने के लिए Q बराबर CV का फॉर्मूला लगता है। C क्वेश्चन में पता है सर, मुझे V निकालना पड़ेगा, मेरा मेन फोकस इस पे V पर होगा। उसने पूछा एक तो C2 ये और C4 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करें C2 C4। सर C4 तो ये रहा, डायरेक्टली ये इसके समांतर है। हाँ सर, तो इस पे क्या है, आने वाला आवेश Q बराबर कितना, इसकी धारिता है C इंटू इसका वोल्टेज कितना V है, तो 4CV इसके पास आएगा। डन, ओके। बात करें ऊपर, सो ऊपर तो 3 संधारित्र सीरीज में है, तो ये V वोल्ट उन पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इसके समांतर है, दोनों आपस में समांतर, बोलो हाँ के ना, अरे बोलो मेरे लाला हाँ के ना, क्या ये वाला तार इसके समांतर में है, हाँ जी सर। तो V वोल्ट तुम्हारा, V वोल्ट तुम्हारा भी, लेकिन किस किस का, 3 है यहाँ तो तीनों आपस में वोल्टेज को बांटेंगे, तीनों आपस में वोल्टेज को बांटेंगे। और ये मैंने कल बताया था, मैंने बताया हुआ है कि आपका जब श्रेणी क्रम में होते हैं, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो C के उल्टे अनुपात में बढ़ता है, तो V1 V2 V3 उल्टा अनुपात 1/3C 1/2C 1/C। ओके, बात तो करेक्ट है सर। C सब में से काट लूं, काट लूं, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई किया 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, 6 यहां पे आएगा। मुझे चाहिए किस पे, C2, इस पे चाहिए पोटेंशियल। अच्छा, तो V2 का मान निकालूं, V2 का अनुपात 3, अनुपातों का योग 2 + 3 + 6, कुल कितना विभव है सर, V है। बहुत बढ़िया, कितना मेरे पास हो गया, 3V/11 हो गया,
ठीक सर, तो इसके हिसाब से आने वाला आवेश भी कितना, सी इंटू वी के हिसाब से कर लूंगा, सी टू इंटू वी। तो सी टू का मान है 2c, ये है 3v बटे में 11, तो 6cv बटा 11 हो गया। अपने को चाहिए अनुपात, अपने को चाहिए अनुपात C2 का C4 के साथ, ठीक है। तो भैया हमें चाहिए C2 का, बोलो तो Q2 बटा Q4 चाहिए, Q2 6cv बटे 11 होगा। ओके सर, ठीक है। Q4 कितना पास, CV 4cv है, 4cv है, तो 2 से काट ले क्या, 3 बार में 2 बार में, तो 3/22 रहा मेरा, तो 3/22, 3/22 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? देखो भाई थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन मुश्किल तो नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा लंबा जरूर कह सकते हो एक बार के लिए, लेकिन भाई मुश्किल तो नहीं लगता है। क्या बोलते हो, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था? क्या सुमो भैया, सुमो खान जी, आपने इससे शॉर्ट क्या किया है? Q1 बटा Q2 C1 बटा C2 से भी कर सकते हैं बेटा, कर तो सकते हो। हाँ एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम सही पकड़ा है बच्चे ने, एकदम सही दिमाग लगाया है। देखो एक और सही दिमाग बच्चे का क्लिक किया है सर, कैसे? देखो भैया देखना बार, अभी देखिएगा बच्चे का कितना मस्त दिमाग लगाया है। तेरी देखो भैया, इसी क्वेश्चन को गुड़िया ने कितने बढ़िया तरीके से किया। भाई सुमो खान, मुझे पता है तुम लड़का हो लड़की हो, इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बच्चे ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए सर, ये दोनों सर्किट आपस में क्या है, पैरेलल है। हाँ सर पैरेलल है। अब इनमें जो भी मेरे पास आवेश गया होगा, इनमें जो भी आवेश गया होगा वो धारिताओं के अनुपात में जाएगा। सब बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है। तो पहले इनका श्रेणी क्रम सोल्व कर लेता हूं सर। 1/c इक्वलेंट 1/c, 1/2c, 1/3c। एलसीएम ले कितना, 6c ले लिया, एलसीएम ऊपर आएगा 6, काटा पिटी किया कितना, 1/c आ रहा है। तो c इक्वलेंट कितना, c मेरे पास आएगा। हाँ सर बात तो करेक्ट है, सही ना? सही कर रहा हूं ना? ना ना, ओहो सॉरी, ऊपर आया 11 आएगा, 11/6c, तो 6c/11 मेरे पास ये आ गया, 6c/11 मेरे पास ये आ गया। और यहां पे मेरे पास क्या है, c तो आपको दिख ही रहा है, तो ऊपर का c इक्वलेंट 6c/11 है, नीचे में कितना है पास, 4c है, काटा पिटी किया 3/22 डायरेक्ट आ गया। तो ये भी काफी सही मेथड लग रहा है। क्लियर है क्या? गर्ल हो? ओके ओके ठीक है भैया, तो ये भी काफी अच्छा तरीका रहा। ठीक है, इससे भी कर सकते हो कि ऊपर वाले का तुल्य निकाल लो, इसका तुल्य निकाल लो। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है, तो आवेश इस पे निकालो, आवेश इस पे निकालो, वो धारिताओं के अनुपात में आएगा। तो इनका सी और इनका सी का अनुपात डायरेक्टली मुझे मिल गया। ठीक है, हाय हाय दोस्तों, क्या हमें इसमें कोई समस्या है? ठीक है, देख लेते हैं एक और आपका होमवर्क का क्वेश्चन। हमसे बोला गया है कि 4 माइक्रोफेराड संधारित्र पर आवेश और उसके सिरों पे विभवांतर हमारे पास कितना होगा। डायग्राम को अगर सिंप्लीफाई करें सर, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। यस सर, देखना भैया, ए से निकला एक संधारित्र 20 का, परफेक्ट। फिर एक नया तार मिल गया, ओके, हमने इसको कितना सी कह दिया, ये भी कितना सी हो गया, सी सी है ना। सी से गया एक संधारित्र 4 का किसी अन्य बिंदु डी पर। तो भैया पहली बात तो ये बिंदु रहा सी, फिर सी से डी पे एक गया मेरे पास कितना, 4 माइक्रोफेराड का।
कहां पे? डी पे। ठीक सर। सर सी से डी एक और है, ये मेरे पास कितना बिंदु डी बनेगा? तो सी से डी एक और हो गया 4 का। लो भैया हमने एक और लगा दिया 4 का। फिर आखिर में डी से लेकर बी तक कितना? 12 आ गया। तो ये रहा डी, डी से लेकर 12, डी से लेकर 12 का बी तक बिंदु तक गया। ठीक। और ये सारा मामला कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में, जिसका कितना? 300 वोल्ट आपको दे रखा है। काम खत्म। हाँ सर, अब तो मामला बहुत आसान है। बोला गया है कि इस 4 पर मुझे बताना है विभवांतर और आवेश। सब तो बहुत आसान हो गया। ये दोनों समांतर में है, कितना इनका वैल्यू? 8 आएगा। हम जानते हैं कि इन पे विभवांतर जो है धारिताओं के उल्टे अनुपात में बढ़ जाता है। तो वे ले आओ V1, V2, V3। इनकी धारिताओं का उल्टा अनुपात 1/20, 8 का उल्टा 1/8, 12 का उल्टा 1/12। अब आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। 4 से काट ले, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा कितना? 5 बार में। ठीक सर, चल जाएगा। हम इसको गुणा कर देते हैं किससे? 5 या 15, 15 30 से, 30 से। पूरी को गुणा कर दो 30 से, तो 30/5 6 आएगा। यहाँ पे कितना? 15 आएगा। यहाँ पे कितना मेरे पास? 10 आएगा। ठीक है, यही आएगा। हमें चाहिए V2 का वैल्यू, हमें चाहिए V2। ओहो जगह कम पड़ गई क्या? ओह 6, 15, 10, V1, V2, V3। तो V2 चाहिए, तो V2 का अनुपात आया है 15। अनुपातों का योग 6 + 15 21, इक्वल 10 कितना? 31 इंटू कुल कितना विभव मेरे पास है? सर विभव टोटल में 300 है। टोटल विभव है 300। हाँ जी सर। तो भाग दो, लगभग 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 10 के आसपास, 10 × 15 150 के आसपास। तो लमसम 150 वोल्ट, या एग्जैक्ट कहूं 150 से थोड़ा कम, 150 से थोड़ा कम मेरे पास ये आएगा, है ना। 150 के लमसम मेरे पास बैठेगा। ठीक है, 150 के लमसम मेरे पास यहाँ पे बैठेगा। आप चाहो तो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, और फिर चाहिए आवेश, Q = C × V। C का मान कितना? 4 है, 4 × 150, लमसम कितना? 600 माइक्रोकुलाम के आसपास बैठेगा। क्लियर है? तो इसके आधार पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर पाओगे। ठीक है, मैं उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने खुद से करे होंगे, थोड़ा अच्छा फील आया होगा। और कौन सा होमवर्क है भैया? ये रहा। और कौन सा? मैं फिर सारा एक साथ लेता हूँ यार, रुक जाओ, अब बहुत टाइम लग जाएगा से। तो और कौन सा था? एक ये भी था। ठीक है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो आ जाओ, इसको देख लेते हैं फटाफट। मच्छर की औलाद साले, मांझा मर जाएगा मेरा तो। सर जैसे जेई के पीवाईक्यू में साइड में ऑनलाइन 2024 ऐसे लिखा होता है, पेपर ऑनलाइन ही हुआ होगा क्या? हाँ बेटा ऑनलाइन होता है ना बेटा, जेई के पेपर आपके ऑनलाइन होते हैं। जो जेई का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता ही है। अपने नीट का अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि नीट में क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा है, और एक साथ इतने बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले पाना काफी मुश्किल काम होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एक्स और वाई के बीच में कितना विभवांतर? 60 वोल्ट है। एक्स और वाई के बीच में कितना? 60 वोल्ट का विभवांतर है, कि हमसे एम और एन के मध्य पूछ रहा है। एम और एन के मध्य। सर थोड़ा सवाल मुश्किल लग रहा है मुश्किल, कोई बात नहीं, आसान करता हूं। देखो भैया, ये मेरे पास सेम पॉइंट, ये गया है बिंदु एक्स, यस सर। ये मेरे पास सेम पॉइंट बिंदु गया है वाई, यस सर। डायग्राम को जरा मैं कर रहा हूं सिंप्लीफाई, ठीक है, आराम से देखिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। सर ये है मेरे पास आपका x, ये है मेरे पास y। ठीक, x से y डायरेक्टली एक C कनेक्टेड है ना। x से y के बीच में डायरेक्टली C कनेक्ट हो रखा है, डन, तुम्हारा काम पूरा। ठीक, फिर दूसरे तार पे 3 संधारित्र लगे हुए हैं एक साथ, यस सर। दूसरे तार पे 3 संधारित्र, 1 2
3 इधर रखें, इसका मान है 2c, इसका मान है c और इसका कितना 2c। ठीक, अब अगर डायग्राम थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे तो ये कहा कि m कहां है सर, m 2c और c के बीच में, ये आपका बिंदु m है और ये आपका बिंदु n है। ठीक है, उसने बोला है कि x और y के बीच में जो विभवांतर है वो कितना 60 वोल्ट का है। सर बहुत बढ़िया, 60 वोल्ट का है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 60 वोल्ट का है। हाँ, अब क्या डायग्राम आसान दिखा? उसने पूछा है कि m और n के बीच का विभवांतर, मतलब कि इस वाले संधारित्र पे कितना विभवांतर आएगा, ऐसा वो मुझसे पूछ रहा है। ओहो, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी है क्या, m और n बोले तो c के सिरों पर आने वाला विभवांतर और 60 वोल्ट x और y के बीच में बोला हुआ है, मतलब एक तरह का बैटरी तो है वहां पे। विभवांतर कैसे आता है, बैटरी से तो आता ना भैया, बैटरी लगाते हुए विभवांतर आता है तो मेरे पास चार्ज आता है। हाँ सर बात करेक्ट है, तो 60 वोल्ट तो यहां दे रखा है। अब ध्यान से देखना, क्या ये वाला तार इस वाले के समांतर है? हाँ सर, 60 वोल्ट इसके समांतर है, तो 60 वोल्ट इन तीनों बटेगा, 60 वोल्ट इन तीनों पे बटेगा। हाँ सर, अब जो विभवांतर है V1 है, V2 है, V3 हम जानते हैं, श्रेणी क्रम में जो आपका विभवांतर होता है वो उल्टे अनुपात में बढ़ता है धारिता के। सो 2c का उल्टा 2c, 1/2c, c काटो, सबको 2 से गुणा कर दो, 1:2:1। अपने को चाहिए V2, तो खुद का अनुपात है 2, अनुपातों का योग है 4, कुल कितना मेरे पास है 60 वोल्ट, कितना आंसर आएगा 30 वोल्ट। ओहो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, आसान सवाल हो गया। बोलो भाई, क्या मुझे इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या नजर आती है क्या? ये भी आपका होमवर्क में देख लो सर। अगेन बिंदु ए पर बोला गया है 1200 वोल्ट, वो अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब हम लोग कहते हैं 0 वोल्ट। हाँ सर बात तो करेक्ट है। अब वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो ये कैसे करें, बिंदु P पे कितना विभव होगा ये कैसे करें, समझना। मैं इस पे निकालता हूँ विभवांतर, तो आराम से निकालता हूँ, देखना 4 2 का समांतर 6 हो जाएगा। हाँ सर, अब 3 और 6 समझिएगा कि 3 और 6, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, इनके सिरों पे कितना 1200 वोल्ट आया है, पे देख लो 1200 का अंतर है, 1200 माइनस 0 1200 का अंतर है। तो बात करेक्ट है, मुझे इस बिंदु बिंदु P का विभव मेरे को चाहिए। सर कैसे निकालूंगा मैं, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये V1 होगा, ये V2 होगा, परफेक्ट, V1 V2 बटा, है ना, C2 बटा C1 आएगा, C के उल्टे अनुपात में, तो 6/3 होगा, 2/1 होगा। हाँ सर, अब यहां से आप जो चाहो निकाल लो, V1 या V2 जो आपका मन करे। सर मैं निकाल रहा हूं V1 निकालता हूं, देखो खुद का अनुपात 2, अनुपातों का योग 3, कुल कितना 1200 है। यस सर, 1200 तो 2/3, 2/3 कितना 400, 800, 800 वोल्ट का ड्रॉप है, 800 वोल्ट का ड्रॉप समझते हो, विभव का अंतर है, इतना अंतर मेरे पास है अंतर। तो सोचो अगर यहां 1200 है और इसके सिरों पे 800 का डिफरेंस है, 800 का अंतर है, तो यहां कितना होगा सर, 1200 में से 800 घटा दो, 400 यहां पे आएगा, देख लो 1200 माइनस 400 अंतर कितने का 800 का। ओ 800 वोल्ट, सही ना, मैं रुको 3 4, हाँ सही तो लिखा भाई है, 12 माइनस 800 400, सही तो लिखा है। हाँ 400 वोल्ट आया, तो 400 वोल्ट ऑप्शन सी आ गया, 400 वोल्ट ऑप्शन सी मेरे पास आ गया। सो मान लो मैंने V2 निकाला, तो अगर मैंने V2 निकाला होता तो, अरे V2 निकाले वो दिक्कत नहीं भैया, V2 निकाल लेता हूं, V2 निकाला होता तो उसका अनुपात है 1, अनुपातों का योग 3, ये कितना मेरे पास 1200 है, भाग दो कितना 400 वोल्ट आता। हाँ सर, 400 वोल्ट का अंतर है, 400 वोल्ट का अंतर है भाई, इधर 0 है, इधर 0 है और इनके सिरों पे 400 का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 400 ज्यादा
रहा होगा, क्योंकि उधर हाई है इधर लो है, तो उधर मेरे पास हाई वैल्यू बनना चाहिए, तो 0 + 400 400 आ गया। ऐसे भी देख लो, करेक्ट, तो सही है, मामला एकदम परफेक्ट बैठा है। तो उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों ने कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क था। बोला गया है कि चार एक समान संधारित्र को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ा जाता है। ए और बी के मध्य 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है। कुल संचित ऊर्जा 1.5 माइक्रोकुलाम है, तो C1 का मान मेरे पास कितना होगा? देख लेते भैया, हमसे बोला गया है कि बैटरी से जोड़ने पे कुल आवेश, टोटल आवेश जो बैटरी ने दिया है, याद करो कि अगर टोटल आवेश की बात करते थे तो क्या करते भैया, E × C इक्विवेलेंट। ई बोले तो बैटरी का ईएमएफ। तो पहले हम लोग तुल्य मान निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग तुल्य मान निकाल लेते भैया। आ जाओ, ये बिंदु ए है, ए है, ए है। जब तक प्लेन वायर नो दिक्कत। पॉइंट बी है, प्लेन वायर पॉइंट बी, प्लेन वायर पॉइंट बी। ठीक हो गया, आओ कनेक्ट करेंगे, आओ कनेक्ट करें। ये देखो, पहले A to B C बन जाएगा, इसका काम खत्म। A to B एक और C1, बेहतरीन, तुम्हारा भी काम खत्म। A to B दो दो C1, तो ये ले आओ, कर देते हैं। पहली बात तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तुल्य मान कितना, C1/2 होगा। ये समांतर में है, समांतर में है तो डायरेक्टली मेरे पास जुड़ जाता है, तो C1 + C1 + C1/2 कितना बचा, 2 4 5 C1/2, 5 C1/2 है ना। और कुल आवेश उसने दे रखा है, तो कुल आवेश के हिसाब से Q बराबर CV के हिसाब से, Q कितना 1.5 है, C का मान है 5 C1/2 है। वोल्टेज कितना अपने पास है, 6 वोल्ट का बैटरी है। तो लेके आओ, 2 से कटेगा 3 बार में, 1.5 से कटेगा 2 बार में, तो यहां से 10 C1 इक्वल में कितना 1 आया है, तो C1 का वैल्यू 1/10 या बोलो 0.1। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तुमने कर लिए, सबने कर लिए भाई साहब, बच्चे बड़े होशियार हो गए अपने, हमारे बालक बढ़िया हो गए, होशियार हो गए, होशियार। चलो भाई, तो ये आपके भैया लास्ट क्लास के होमवर्क थे, आसान आसान सवाल थे, इनको इजीली कर सकते हैं। अब इन्हें पता है एक टाइप के सवाल हमारे पास और भी होते हैं। इनमें क्या होता है, एक टाइप के सवाल हमारे पास और भी होते हैं जिसमें आपको ना दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना होता है, जैसे कुछ ऐसा। देखो, अब ये जो सवाल है ना, ये किरचॉफ लॉ पे थोड़ा आधारित होता है, थोड़ा बहुत, हालांकि तो अपन ने कर लिया अभी, ये क्वेश्चन अपने कर लिया अभी। देखो, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, सर कहाँ किया है, झूठ के बोल रहे हो भाई, कर लिया है। ध्यान से देख, हमारे पास क्या है, 30 वोल्ट का बैटरी है, हाँ सर 30 वोल्ट का बैटरी है, तो 30 वोल्ट, अर्थिंग का मतलब है 0 वोल्ट है ना, और बैटरी के सिरे पे कितना 30 वोल्ट का विभवांतर है। अब क्योंकि प्लस प्लेट इस तरफ है तो प्लस वाली साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो 0 में से 30 ज्यादा यहां बनेगा। उसके बाद मुझे यहां का निकालना विभव। अब यह है कि भैया किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन मैं आपको अभी इस चैप्टर में करवाऊं या करंट के साथ करवाऊं, ये मुझे आप बताओ, क्योंकि करंट में भी हम किरचॉफ का लॉ पढ़ते हैं, करंट वाले चैप्टर में भी किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, तो इसके क्वेश्चन वहां कर दो साथ में, ताकि क्या ना, ताकि सारा किरचॉफ एक साथ हो जाएगा, ताकि सारा किरचॉफ एक साथ ही निपट जाएगा। बोलो, जैसा आप बोलो वैसा कर देंगे, है ना, क्योंकि करंट में भी क्या एक साथ ही निपट जाएंगे वो। चलो फिर ठीक है, परफेक्ट। तो इन नायकों को फिलहाल यहां से फ्री करते हैं। बाकी क्वेश्चन अपने हो गए ना।
अभी एक होते हैं इनफाइनाइट लूप वाले क्वेश्चन, एक आपको होता है इनफाइनाइट लूप वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, ठीक है। हालांकि होता आसान है, बस थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो कृपया करके जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा पार्ट है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। देखो, इसको ना करके पहले मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड केस सुनिएगा। इनफाइनाइट लूप का क्वेश्चन, यस, आधार अपडेट कराना जरूरी है, पीडीएफ में रहने दीजिएगा। अच्छा ऐसा, डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट हटा दिया है, कोई नहीं। यहाँ देखो, बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनो मैं कह रहा हूँ, नोट डाल के लिखना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम। लेडर का मतलब होता है सीढ़ियां, इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम। ये हम लोग रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे, ठीक है। दिखने में कुछ ऐसा होगा ये, ठीक। सबसे सिंपलेस्ट केस दिखा रहा हूं मैं आपको ना, ठीक है। और ये लोग आपका ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ठीक। आपको दो बिंदु देगा, दो बिंदु, एक बिंदु ए देगा, एक बिंदु बी देगा। यहाँ की धारिता C1, यहाँ की धारिता C2, C1 C2, ऐसे ही बार बार आपका रिपीट चलता रहेगा अनंत पदों तक, कभी ना खत्म वाला, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला। हाँ भैया, ये बात याद रखना, अपने आधार में कोई भी दिक्कत वगैरह है, अपना आपका नाम, आपकी पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, ये आपके जो 10th मार्कशीट में है वही आपके आधार में होना चाहिए, है ना, वही आपके आधार में होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अभी उसको ठीक कर लेना, उसको अभी ठीक करना, वरना बाद में परेशान हो गया आप लोग, ठीक है, ठीक है। यहां जरा ध्यान दीजिए, आ जाओ, C1 C2 C1 C2 C1 C2, ठीक है। अब इनमें करना क्या होता है, सोचो सोचो, सोचना। सर अगर मैं डायग्राम को यहां से देखता हूं तो दिखता है कि भैया कि बार बार एक छोटा पार्ट मेरे पास रिपीट होता है। सर कौन सा पार्ट, देखो, ये पार्ट आपका बार बार रिपीट होता है, देखो, ये आया, फिर आया, फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया। हाँ सर, ये पार्ट आपका बार बार रिपीट होता है। और डायग्राम को मान लो मैं यहां से ना देख के यहां से देखूं तो, देखो, इस पार्ट को भूल जाओ एक बार के लिए। मान लो कि सर मेरे पास मैंने ये पार्ट हटा दिया, बताओ डायग्राम में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, डायग्राम मेरे पास भी वही है, डायग्राम मेरे पास आज भी वही है, ये ए और बी बन जाएंगे, C1 C2 C1 C2 C1 C2। अरे हाँ सर, सेम ही तो है, मतलब पहला रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहला रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायग्राम सेम टू सेम आ रहा है। और अगर डायग्राम सेम टू सेम होगा तो सी तुल्य मान सेम आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता सेम टू सेम आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। कि अगर 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 हम ये कहें कि पहले टुकड़े को देखूं या ना देखूं, मेरे पास सी का वैल्यू सेम आता है। मतलब की कहानी कुछ इस प्रकार है कि सर इसको कह रहा हूं मैं, ये रहा आपका ए डैश, सो कह रहा हूं बी डैश। सर सी का तुल्य मान जो ए डैश बी डैश के बीच में आएगा वही ए और बी के लिए आएगा, है समझ लो कि जो तुल्य वैल्यू इन सब के लिए मेरे पास आएगा सी इक्विवेलेंट, जिसको एक्स कह लेता हूं, एक्स, वही वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी, वही वैल्यू ए और बी के बीच में आएगा। मतलब कि अगर मैं डायग्राम को थोड़ा वापस ड्रॉ करूं, ये कितना x लिखा है, ये कितना C2 लिखा है, ये कितना C1 लिखा है, हाँ हाँ करेक्ट है, ये a और b। तो मैं कह रहा हूं कि a और b के बीच में जो अब तुल्य मान आएगा वो अभी भी x के बराबर होगा, वो अभी भी x के समान ही होगा। और सर कैसे निकालेंगे ये देख लो, डायग्राम सिंपल कर रहा हूं। सर ये दोनों किस में है, समांतर में, सिंपल जुड़ जाएंगे, C2 प्लस एक्स, यस सर, C2 प्लस एक्स C1 के साथ श्रेणी क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में आएगा तो तुल्यमान C1 C2 डिवाइड में C1
प्लस C2, ये आपका x के बराबर होना चाहिए, ये आपका x के बराबर होना चाहिए। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, द्विघात समीकरण बनाओगे और x का मान निकालोगे। इनको सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण बनाओगे और इनका आंसर निकाल लोगे। बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोलो भाइयों, क्या मन ने इसमें कोनो समस्या लाग रही है के? यार मैंने इसको बनाया था ना यार, कुछ इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बनाया था कभी, याद नहीं मैंने कहाँ लिखा था वो। रुक जाओ, ढूंढते हैं साले को, कहाँ ही जाएगा। अरे यार मिल नहीं रहा है। चलो कोई ना, देखते हैं, आ जाओ। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। चलो ठीक है, डन है। हाँ जी सर, बढ़िया है। ठीक है सर, सवाल करते हैं, सवाल से ज्यादा अच्छी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ। ये रहा सवाल आपके सामने। हाँ सर, हमने क्या कहा कि पीछे का सारा मान आप कितना एक्स मान लो, एक्स मान लो। तो जो बचा हुआ डायग्राम है उसका भी परिणाम में कितना है पास आपका एक्स आना चाहिए, कि जो बचा हुआ डायग्राम है उसका भी तुल्य मान मेरे पास कितना एक्स ही आना चाहिए। ये एक्स, ये सी, ये सी, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। डायग्राम में साफ साफ नजर आता है कि ये दो किसमें है, समांतर में है। तो इनका मान कितना हो गया, सी प्लस एक्स हो जाएगा। ये सी प्लस एक्स इस सी के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो लगा दो C1 C2 डिवाइड में C1 प्लस C2 इक्वल में कितना x मेरे पास आना चाहिए। तो C इंटू सी का स्क्वायर CX डिवाइड में C प्लस सी 2C प्लस में x इक्वल में कितना x। तो अगले पेज पे लेके आना जरा इसको, C स्क्वायर प्लस का CX 2C प्लस का x इक्वल में कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। C स्क्वायर प्लस का CX इक्वल में 2CX प्लस में कितना x स्क्वायर। हाँ जी सर, इस CX को वहां ले जाओ, इसको भी वहां ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस का CX माइनस का C स्क्वायर इक्वल में कितना 0 हो गया। हमें चाहिए x का मान, हमने लगा दिया अपना धराचार्य नियम। धराचार्य नियम के हिसाब से, धराचार्य नियम के हिसाब से माइनस का C प्लस माइनस C का स्क्वायर माइनस 4AC बनता था। हाँ सर, और डिवाइड में कितना 2 इंटू ए बन जाएगा। तो माइनस का C प्लस माइनस C स्क्वायर प्लस का 4C स्क्वायर 5C स्क्वायर, तो अंडर रूट 5C डिवाइड में कितना 2 है। C का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, तो साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो कितना पास हो गया माइनस का C प्लस में अंडर रूट 5C बटा 2। ये आपका आंसर है। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला बेटा मुझे अभी कहना मैं बना लूंगा। ठीक है, देख लो, उम्मीद है मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद है मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं होगा। ठीक है, और भैया चाहो तो इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी सोल्व कर सकते हो, हमारे पास हमने जो ये सोल्व किया हुआ है। ठीक है, एक काम करो, पहले आप जरा एक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं कराता हूँ आगे। पहले आप इसको ट्राई कर लो सेम तरीके से, जैसे जैसे ये बताया है बिल्कुल वैसे इसको ट्राई कर लो। तब तक एक बार जरा मैं फॉर्मूला बना के कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, आप जैसा करो, तो मैं जरा फॉर्मूला बना लेता हूँ फटाफट से। आपको पता है एलन में एक टेस्ट सीरीज होती है स्कोर नाम से, आईआईटी के लिए होती है। एलन में होती है टेस्ट सीरीज स्कोर नाम से, मतलब वो ऐसी टेस्ट सीरीज जिसको देख के बच्चे पागल हो सकते हैं। पागल मतलब बहुत खतरनाक लेवल पेपर आता है, भयंकर। मैंने कल परसों पेपर देखा,
मेरा दिमाग फट गया, मैं भाई ये क्या चीज है। चेक कर ले। तो भैया आओ करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? इसके पीछे वाले को तो x मान लो, वो x और ये c समांतर में है, जुड़ जाएंगे c प्लस एक्स। तो यहां मेरे पास क्या, एक तो c है समांतर c प्लस एक्स और एक संधारित्र और भी है। ये रहा a, ये रहा b, ये c, ये c प्लस एक्स, ये कितना c। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा प्लीज जरा आप लोग ध्यान देंगे, देखना आराम से। क्या ये वाला सी और ये वाला सी श्रेणी क्रम में है? हाँ सर, ये भी श्रेणी क्रम में है। हाँ भाई, होने को तो तीनों ही श्रेणी क्रम में है, और मैं फिलहाल इन दो की बात कर रहा हूं, है ना। अल्टीमेटली जब आप लोग सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में आएंगे क्या? हाँ सर, ये दोनों श्रेणी क्रम में आएंगे। तो सी और सी का श्रेणी क्रम सी बटा दो कर दो, क्या चलेगा? आसान हो गया। सी और सी का श्रेणी क्रम कितना, सी बटा दो कर दिया, कर दो, कोई लोड नहीं। अच्छा, अब देखना, ये और ये श्रेणी क्रम में, तो C1 C2 C1 प्लस C2 इक्वल में कितना x आएगा? हाँ सर, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया जाए तो दो यहां ऊपर गुणा होगा और फिर दो से दो कट जाएगा, तो c इंटू सी सी का स्क्वायर, c इंटू एक्स सी एक्स, डिवाइड में कितना मेरे पास। अरे इसको अगले पेज पे आता है, इसको इसको नेक्स्ट पेज पे ले आता, रुक जाओ। ठीक है, तो c इंटू सी सी का स्क्वायर प्लस सी एक्स, डिवाइड में कितना, दो है। यहां लिया एलसीएम तो दो जाएगा ऊपर c, तो 2c प्लस कितना 2x, और डिवाइड में कितना, दो है, इक्वल में कितना x है। परफेक्ट, दो से दो कट गया, तो c स्क्वायर प्लस सी एक्स, डिवाइड में c प्लस 2c 3c, प्लस में कितना 2x, इक्वल में कितना मेरे पास x है। चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3cx, है ना, इक्वल में c स्क्वायर प्लस का cx। इसको लाएंगे इस तरफ, घटा देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2cx माइनस का c स्क्वायर इक्वल में कितना, जीरो। लगाओ फिर से द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में लगाया धराचार्य का नियम, तो माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है, 2 है, c कितना है पास नियतांक, माइनस का c स्क्वायर है। इस पर करेंगे रूट, डिवाइड में 2 इंटू a, डन। तो माइनस का 2c प्लस माइनस 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 12, 12c स्क्वायर, तो 12c स्क्वायर का रूट बटे में कितना, 4 होगा। भाई वैल्यू लेंगे सिर्फ प्लस वाली, है ना, तो 12 4 इंटू 3, तो 4 2 रूट 3, 2 रूट 3 सी का स्क्वायर, तो सी बाहर सिर्फ सी बचेगा, बटे में कितना 4, 4 से भाग दो तो माइनस का सी प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस सिर्फ प्लस आएगा, रूट 3 सी बटे में कितना 2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ, चाहो तो भैया थोड़ा प्लस फाइव संख्या को ले लो आगे, सी ले लिया कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस का 1 बटे में 2।
मुझे पता है मैक्सिमम जनता ने सॉल्व तक नहीं किया होगा कि सर छोड़ो, जब आप शॉर्ट तरीका बताओगे ही सही तो काहे दिमाग का दही करा जाए, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो देख लो भैया, आसान चीज इजीली किया जा सकता है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। बात सुनिएगा, अब इन तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो मेरे पास समीकरण यहाँ पे आई थी, अगर मैं इसको सॉल्व करता, इसको सॉल्व करता, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो सॉल्व करने पे ये जो x का वैल्यू है डायरेक्टली आप लोग एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो, माइनस का c2 प्लस अंडर रूट c2 स्क्वायर प्लस 4c1c2 बटे में 2, ये मेरे पास आएगा बटे में 2। ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बन सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका मेरे पास बन सकता है। अच्छा सर, सच्ची में? देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था सर, ये वाला किया था। हाँ सर, जरा देखना, क्या C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू भी C है, तो हमारे शॉर्टकट फॉर्मूला के हिसाब से x बराबर माइनस का C2 प्लस माइनस या प्लस लिखो प्लस C2 का स्क्वायर प्लस में 4c1c2 अंडर रूट डिवाइड में कितना 2 है। देख लो भैया, यही फॉर्मूला आपको पिछले पेज में लिखवाया है, कहां गया, हीरा लिखवाया है। हाँ सर, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो भैया आ जाओ, आ गया वे। अरे पहले इसको करेंगे, पहले इसको करेंगे, पहले इस पे अप्लाई करेंगे, सिंपल वाले पे। पहले जरा इस पे अप्लाई करता हूँ, इस पे रुक जाओ, रुक के इस पे भी करूंगा। देखो ठीक है, आगे पे हीरा, इससे बात करते हैं। C1 का वैल्यू है C, C2 का वैल्यू भी है C। ठीक है, ध्यान देखते हैं हमारे शॉर्टकट फॉर्मूला के हिसाब से माइनस C2 प्लस माइनस, ओहो प्लस माइनस प्लस C2 का स्क्वायर 4c1c2। फॉर्मूला इसलिए देख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, C2 कितना है सर, C है, तो माइनस का C प्लस माइनस C का स्क्वायर 4c1c2, C का स्क्वायर दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड में कितना 2 आएगा, तो माइनस का C सिर्फ लेंगे प्लस, तो 4 प्लस 1 5, 5 का रूट रूट 5, C स्क्वायर हुआ C बटे में कितना 2, चाहो तो C कॉमन ले लो, C कॉमन लिया तो रूट 5 माइनस का 1 बटे में 2। देख लो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने पे यही आया था? हाँ सर, यही इसका आंसर आया था। इतना सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास शॉर्टकट से थोड़ा छोटा पड़ गया, ऐसे छोटा पड़ गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दूं करने के लिए थोड़ा बदलाव के साथ, लो भैया यही क्वेश्चन आपको भी करना है। अब आप चाहो तो अपना शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो, आप चाहो तो अपना शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर रहा हूं, यहाँ पे 2C कर रहा हूं। लो सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? सांसों की माला पे सिमरूं अभी का नाम। गाना बजाया ना, गाना पुराना है, गाना मतलब गजल है, मतलब गजल्स। नो
बजाओ बजाओ सर, देखो। हाँ, पढ़ाई छोड़ दो। बन गया। चलो और ट्राई करते हैं, आ जाओ। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर शॉर्टकट से करेंगे, फटाफट से शॉर्टकट से किया जाए। यह है C1, यह है C2। यस सर। तो माइनस का C2 प्लस C2 का स्क्वायर, डन। 4C1 C2 अंडर रूट डिवाइड में 2, डन सर। माइनस का C प्लस 4 2 8, 8 और 1 कितना, 9 आ रहा भैया। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या बे? हाँ वही तो कह रहा हूँ, 9 आएगा ना, वही तो कह रहा हूँ। 4 2 8, 8 और 1 कितना, 9। तो 9 का रूट कितना हो गया? 9 का रूट हो जाएगा 3। C स्क्वायर का C बटे में कितना, 2 है। कितना पैसा हो गया? 2C/2। C आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा सर, अगर इस ट्रिक से अगर इस ट्रिक से इस सवाल को करना चाहे तो, अगर इस ट्रिक से इस सवाल को करना चाहे तो, अब याद लाता हूं आपको, मैंने आपसे एक बात कहा था कि जब हमने अल्टीमेटली सॉल्व किया था तो ये और ये श्रेणी क्रम में थे, याद है? जब मैंने अल्टीमेटली इसको सॉल्व किया था तो ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में थे। हाँ हाँ सर, याद तो है, याद तो है, याद तो। बेटा अभिषेक जी, ओ अभिषेक जी, पहले पढ़ ले हो, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। ट्रिक से हमें इस सवाल को करने का है। हाँ सर, करने का है। सर क्या करें? हमें यह पता है कि अल्टीमेटली ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाया करते थे। हाँ जी सर। तो ये दोनों भाई साहब, और चल जाओ बे, और चल जाओ। ये और ये सीरीज में होके सोल्व हो जाया करते थे आखिर में। हाँ सर, ये दोनों लास्ट में सीरीज में होके सॉल्व हो जाया करते थे। हाँ सर। तो एक काम करो, सी और सी का श्रेणीक्रम कितना, C/2। ओके सर। तो डायग्राम में C/2 यहां कर दिया है, यह आपका C का C ही रहा है। लो भैया C चेक कर लें। अब ये बन गया C1, ये बन गया C2। निकालो तुल्यमान, निकाल दो तुल्यमान। अब क्या दिक्कत है, लगा दो x का फॉर्मूला। -C2 डन, C2 का स्क्वायर डन, प्लस 4C1, C/2 है, C2 C है, कर दिया रूट बटे में कितना है, 2 है। लगाओ भैया, माइनस का C प्लस माइनस 2 से कटा 2 बार 2C², तो √3C, √3C बटे में कितना, 2। हमें सिर्फ प्लस साइन लेना होता है, तो C लिया कॉमन, √3 माइनस का 1 बटे में 2। ओहो, डन। देख लो, यही उसका आंसर था, उसका आंसर यही था। सेम आंसर आया और निहायत आसान, निहायत ही आसान सवाल हो गया। ओहो, है ना? तो भाई ये सबसे आसान तरीका हो सकता है इसको शॉर्टकट फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसे सवाल आप लोग खुद से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपके मन की और मेरी आत्मा की तसल्ली के लिए मैं आपको एक एक होमवर्क चिपका रहा हूं जो आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, ठीक, होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चल जाएगा। सर सीरीज में जोड़ते हैं ना बेटा, सीरीज में जोड़ते कहाँ है? सीरीज में कब जोड़ते हैं मेरे लाल? फॉर्मूला रिवाइज करो। नवरंग भास्कर जी, आई एम अपसेट, वाई? क्या हो गया भाई साहब? अब इस चैप्टर का एक और बड़ा प्यारा सा भाग है, पराविद्युतांक के साथ तुल्यदायिता। ठीक है,
अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे परावर्तनांक वाले, उसमें क्या था, संधारित्र के बीच का पूरा स्पेस हमने एक ही माध्यम से भर डाला था। याद है कि पूरा का पूरा हमारे पास जो स्पेस है सारा का सारा एक ही आइटम भर दिया, सब में एक ही आइटम भरा हुआ है। याद करते हैं सर, क्या वो कहानियां कुछ ऐसी थी कि सर एक संधारित्र है, यस सर, जिसमें सिर्फ हवा है तो उसकी धारिता सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी पढ़ दिया करते थे। हाँ सर, और जब उसमें माध्यम डाल दो, ऐसे माध्यम डाल दिया है के परावर्तनांक का, तो ऐसी अवस्था में उसकी जो धारिता है के गुना हो जाया करती थी। हाँ जी सर, तो सी का मान के गुना हो जाया करता था। क्या ये बात सबको याद है? क्या ये बातें सभी को याद है क्या? हाँ हाँ सर याद है, बिल्कुल अच्छे से याद है। लेकिन अब कहानी थोड़ी अलग है, अब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स डिफरेंट गाइस, इट इज डिफरेंट। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास क्या है कि हम माध्यम तो डाल रहे हैं, माध्यम तो डाल रहे हैं, लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा, या एक भी डाल रहा हूं तो पूरा नहीं भर रहा हूं, आधा अधूरा भर रहा हूं, आधा अधूरा उसको भर रहा हूं। अब इस पार्ट में क्या है, बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल बन सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं पूछता है, तो बस उन पे बात करूंगा, कृपया करके उन पे जरा ध्यान दें। सर सबसे पहले सर मेन प्लेट कौन सी भैया? मेन प्लेट भैया ये वाली आपकी मेन प्लेट, ये वाली जिस पे आपका आवेश आ रहा है, ये आपकी मेन प्लेट्स, ठीक। अब इनके बीच में हम डाल रहे हैं माध्यम, सर ठीक है। तो पहले हमने डाला एक माध्यम K1 और K2, ठीक। सर प्लेटों का एरिया तो A पहले की तरह है, प्लेटों के मध्य दूरी कितना, D है। अब इस D में से कुछ भाग तो मेरे पास पहले माध्यम का है और कुछ भाग दूसरे माध्यम का है, और मुझे ऐसे सिस्टम की तुल्य धारिता निकालने का है, मुझे ऐसे सिस्टम की तुल्य धारिता निकालने का है। अब जरा सब लोग गौर करके इस डायग्राम को देखेंगे, अगर देख पाओ समझ पाओ, क्या ये डायग्राम कुछ ऐसा लगता है कि पहले मेरे पास एक संधारित्र है माध्यम K1 के साथ, फिर एक और संधारित्र है माध्यम K2 के साथ, बोलो हाँ कि ना? क्या ये डायग्राम कुछ ऐसा नजर आता है कि पहला माध्यम का पहला संधारित्र है ना, पहले माध्यम का, ओहो बोलो भैया, दिखता है क्या? हाँ से दिखता है। क्या ये श्रेणी क्रम एक तरह का, ये क्या, ये मेरे पास एक तरह का श्रेणी क्रम संयोजन है? और ये हाँ सर, ये तो श्रेणी क्रम है, इसकी धारिता C1 कह दूंगा, इसकी कितना C2 कह दूंगा। देखना डायग्राम के हिसाब से, क्या C1 का वैल्यू माध्यम है K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A, प्लेटों के मध्य दूरी कितना D1। सर D1 क्यों? D1 इसलिए क्योंकि इस भाग की मोटाई D1 ही तो है। और हाँ, और सेम टू सेम तरह से C2 का जो वैल्यू है उसका माध्यम K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A और उसकी मोटाई D2। और हाँ सर, C1 C2 नजर आ रहा है। अब हम जानते हैं कि ये सीरीज में, अगर सीरीज में होता है तो इनका तुल्य मान भाई कैसे आता है? तुल्य मान मेरे पास आता है 1/C1 प्लस 1/C2 से। हाँ हाँ, बात करेक्ट है, बात एकदम मेरे पास करेक्ट है। तो भाई सी इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं सबसे पहले तो, ठीक है। C1 कितना? C1 है K एप्सिलॉन नॉट A और दूरी D1, ओके। सेम तरह से K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A, ये कितना D2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, जरा सिंप्लीफाई करें क्या? हाँ, एक काम करते हैं, दोनों में से 1 बटा एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा D1 बाय K1, D2 बाय K2, ठीक। मुझे निकालना है क्या? C का मान, तो उल्टी पलटी कर दो, C इक्विवेलेंट, ये जाएगा ऊपर और वो वाले टर्म पूरी नीचे, D1 बाय K1, D2 बाय K2, ऐसे मेरे पास ये समीकरण बन जाएगी। अगर मेरे पास और भी टुकड़े तो वो ऐसे मेरे पास लगातार जुड़ते चले जाएंगे। क्या इस फॉर्मूला में कोई समस्या है? क्या इस फॉर्मूला में कोई समस्या है? सर
क्या मुझे फॉर्मूला याद करना चाहिए? हाँ कर लो, बढ़िया है सर। अगर मैं से याद नहीं हो तो थोड़ा कोई ट्रिक वगैरह है इसकी? देखो भाई सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा इसका इतना सा है। अगर मैं बेसिक की बात करूं, बहुत सिंपल बात करता हूँ, सी में क्या आता है सर? के गुना आता है, एप्सिलॉन नॉट ए आता है, बटे में डी आता है। यस, अगर तुम लोग डायग्राम को ध्यान से सोचोगे तो आप डी को तोड़ रहे हो, जो कुल मोटाई डी था उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, जो कुल मोटाई डी था उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, डी वन डी टू। हाँ सर, तो तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो के है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो इसका शक्ल एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी बाय के जैसा नजर आएगा। हाँ, तो कहानी तो वही है। अब क्योंकि डी बाय के है, आपने अलग अलग माध्यम डाला है, अलग अलग माध्यम डाला है, तो डी वन बाय के वन, डी वन बाय के वन, डी टू बाय के टू। और हाँ सर, सारे के सारे मेरे पास ऐड हो जाएंगे सर। सही है, मस्त चीज है भाई साहब, मस्त चीज है, एकदम शानदार बेहतरीन चीज। उम्मीद है ये पार्ट समझ में आया होगा, ये जो बताया। हाँ हाँ हाँ, और इसका भी सबसे ही ज्यादा स्पेशल केस, इसका सबसे ही ज्यादा स्पेशल केस। या फिर रुको, पहले इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब यहां से पास एक सवाल और बनता है, यहां से पास एक सवाल और बनता है। तुल्य तुल्य परावैद्युत नियतांक, मतलब यह है कि अगर इन दो माध्यम को, या दो या तीन जितने भी है, इन सारे माध्यम को हटा के सिर्फ एक ले आओ, इन सारे माध्यम को हटा के सिर्फ एक ले आओ, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट है ना, हमें उसका वैल्यू चाहिए। तो देखना सर, वहां का डी बाय के, यहां के इस डी वन के वन डी टू के टू के बराबर है। अरे हाँ हाँ, तो जब तुलना करूं, इस चीज की तुलना कर रहा हूं इस चीज के साथ, तो देखना क्या डी बटा के इक्वलेंट बराबर है डी वन बाय के वन, डी टू बाय के टू। ऐसे जितने पद होंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे, सब बेहतरीन होगा। हाँ सर, चले जाएंगे। और और यदि जितने माध्यम आप डाल रहे हो उन सब की मोटाई आपस में क्या है? बराबर है। सबसे में बस क्या है? समान मोटाई के हैं। तो ऐसी अवस्था में जो के इक्विवेलेंट है, जो आपका के इक्विवेलेंट है, उसका मान हमारे पास हम निकाल पाएंगे डायरेक्टली। मतलब देखो, दो ही करता हूँ, कर रहा हूँ, सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में जो हमारे पास के इक्विवेलेंट आएगा, है ना, वो आएगा टू के वन के टू बटे में के वन प्लस के टू। हो, एकदम सी के जैसे फॉर्मूला है, जो सी का तुल्य मान आता है बिल्कुल वैसा ही इसका फॉर्मूला आता है। बस यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आता है, बाकी फॉर्मूला वही है, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। हाँ, बस दो एक्स्ट्रा आता है अगर दो है तो, ठीक है। अदरवाइज जनरल तो आप उससे निकाल लोगे। एक बार इस पेज को देख लो, समझ लो, कहीं कोई टेंशन हो, दुख दर्द हो, समस्या हो, पीड़ा हो तो बता दो। एक बार देख लो, अच्छा पार्ट है ये, अच्छा पार्ट है। बेटा एप्सिलॉन नॉट ए क्यों कटेगा? सी इक्विवेलेंट निकाला ना। चुपकी चुपकी। भाई किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक बार थोड़ा ढंग से देता हूँ इस चीज को। पेन कहाँ गया भाई? अगर कोई मेरा मासूम बच्चा, कोई बच्चा परेशान हो रहा हो तो देख लो भैया, सी इक्विवेलेंट को आप लोग, सी इक्विवेलेंट को आप लोग के तुल्यांक एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी लिख सकते हो। और वही कहानी मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी वन बाय के वन, ये थी। तो आपने बस यहां से इस टर्म को कट करके बचे हुए पार्ट को इक्वल किया, ठीक है। हाँ बेटा, सी बेटा आपने आपने वैल्यू पुट कर दिया होगा ना पहले, वो आपने सी का वैल्यू पुट कर दिया होगा तो वो कट जाएगा।
मैं सिर्फ सी की बात कर रहा हूं, सी तुल्यांक की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे नोट में एक पॉइंट जरा और ऐड कर लेना कि हवा के लिए, है ना, एयर या वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए जो के का वैल्यू होता है वो कितना, 1 होता है। ठीक है, ठीक सर। सर जरा इनका यूज करना बताओ तो थोड़ा मजा है, इनको जरा यूज करना बताओ तो थोड़ा मजा है। देखो आ जाओ, बिल्कुल एकदम बेसिक बात करता हूं। एग्जाम्पल कि मानो मेरे पास ऐसे एक समांतर प्लेट संधारित्र है। हाँ सर, हमने इसके अंदर दो माध्यम डाल दिए। पहला माध्यम है K1 बराबर 4 वाला, दूसरा है K2 बराबर 6 वाला। हमने दो माध्यम डाल दिए। ठीक, दो माध्यम डाल दिए। इनकी मोटाई फिलहाल मैंने रखा है, समान रखा है। एक अलग अलग कर देते हैं इनकी मोटाई जरा, पहले सेम करते हैं। D/2 और D/2 करता हूं। ठीक है, सवाल नंबर 1, किसका तुल्य धारिता कितना होगा। ठीक है, प्लेट का एरिया A है। क्वेश्चन नंबर 2, तुल्य परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक कितना होगा। ठीक सर, जरा आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा सर, सी इक्विवेलेंट सर ये बताया था। हाँ सर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, डी को डिवाइड किया है तो D1/K1, D2/K2 से दो ही माध्यम है तो दो ही पद मेरे पास आएंगे। बहुत बढ़िया। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया का ए सर कितनी मोटाई, D/2, K1 का मान है 4, D/2, K2 का मान है 6। ठीक ना। हाँ सर, सिंप्लीफाई करेंगे भाई। देखो एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, डी कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लिया तो 1/8 और 1/12, ये मेरे पास है। ठीक है, एलसीएम लिया जाए 8 और 12 का। सर 8 और 12 का क्या एलसीएम होता है, 24, 24। हाँ बन जाएगा। तो 24 एलसीएम ले लो, कितना पैसा आएगा। हमने लिया एलसीएम कितना, 24। 8 से गया 3 बार में, से गया 2 बार में, यस। 24 जाएगा ऊपर, 24 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बटे में कितना, डी। ये इसका तुल्य मान है ना। साथ में कितना, 5 भी भैया। ये आपका आंसर है 24/5। हाँ सर, अगर बात करूं भाई के इक्विवेलेंट से लिखवाया है, सीरीज वाले केस में 2K1K2 बटे में K1+K2 होता है। हाँ सर, डायरेक्ट आपने लिखवाया था। सर आप डायरेक्ट ये क्यों लगा रहे हो, क्योंकि दोनों की मोटाई समान है, इसलिए डायरेक्टली ये लग पा रहा है, डायरेक्टली ये लग पा रहा है। तो दो, K1 का वैल्यू 4, K2 का वैल्यू 6, K1+K2 4+6। हाँ सर, चलेगा। 2 × 4 8, 8 6 कितना, 48, 48/10, काटो भाई कितना, 24/5। ठीक है, अब तुम्हें पता है यहाँ पर तुमने एक बहुत मस्त चीज सीख ली। ये के तुल्यांक निकालने का पर्पस क्या है भाई। के तुल्यांक निकालने का फायदा ये है कि जो सी तुल्यांक है वो के तुल्यांक इंटू सी बन जाता है। मतलब कि इतनी सारी पंचायत करने के बजाय अगर के तुल्यांक निकाल लेता तो के तुल्यांक में कितना, 24/5, यस। और सी का मान तो दुनिया में बच्चे को पता है, एप्सिलॉन ए बटा डी। जरा चेक करना क्या ये आंसर और वो आंसर सेम है। अरे सही है, सही है, दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। मतलब कि इतनी सारी पंचायत करने के बजाय सिर्फ के तुल्यांक निकाल लो और उसको सी से गुणा कर दो, आप काम हो जाएगा। के तुल्यांक निकाल लो, सी से गुणा कर दो, काम हो जाएगा। सब बढ़िया है, तो मस्त चीज है भाई साहब, है ना, शानदार चीज है। अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं, एक सवाल जरा और कर लिया जाए। ले भैया आ जाओ। एक माध्यम है के जिसकी मोटाई कितना मेरे पास, 2D/3 है। दूसरा माध्यम है मेरे पास कितना, के जिसकी मोटाई कितना, D/3। आपको सी तुल्यांक निकालना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सोचते हो, आपके ऊपर, जैसे आपका मन करे
आप चाहो पहले के तुल्यक निकाल लो, आप चाहो डायरेक्टली सी निकाल लो, आपकी इच्छा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चेक करें, देखो मैं करता हूं उसको डायरेक्ट करता हूं, मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। क्यों? देखो भाई ये ना डी थोड़ी अलग अलग, डी अलग अलग है तो बेकार में पंगा पड़ेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। सी इक्वलेंट सर एप्सिलॉन नॉट ए तो सेम टू सेम, यस सर। बात करें D1, D1 2D बटा 3 बटे में K1 2K, फिर D2 बटे में K2, बहुत बढ़िया सर, 2 से 2 कट जाएगा, बहुत बेहतरीन, एप्सिलॉन नॉट ए, यस सर, D बटा 3K, D बटा 3K 2D बटा 3K हो जाएगा, यस सर, 3K गया ऊपर तो 3K एप्सिलॉन नॉट ए बटा 2D, ये आंसर आ गया। भाई देख लो, मेरा तो ये आया है, मेरा तो आंसर ये आया है। अब मुझे पता है मेरे कैसे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में क्या हो, 2K1 K2 K1 प्लस K2 कितना 4K बटा 3 आया होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? अरे गधेड़ों, डी सेम थोड़ी है, डी सेम थोड़ी, ध्यान दे ध्यान दे, मैंने कब लिखवा है कि जब D1 D2 बराबर होंगे तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज तो इससे करना पड़ेगा ना भैया। जनरल केस तो वो वाला है, जनरल केस तो ये वाला है, जनरल केस तो ये वाला है, ये तो सिर्फ D1 बराबर D2 वाला केस है। इसमें D1 D2 बराबर थे तो लग गया, इसमें नहीं लगा क्योंकि दोनों दूरियां अलग है भाई। हो, गड़बड़ हो गई मास्टर। चलो मैं डी इक्वलेंट निकालता तो निकाल सकता, मैं थोड़ी कर रहा हूं, देख डी बटा के इक्वलेंट, तो D1 बटा K1, D2 बटा K2, उसे 2 काटेगा, कितना 2D बटा 3K आएगा, आएगा, डी से डी काट दो तो K इक्वलेंट 3K बटा 2 हो गया, हाँ निकाल दो C इक्वलेंट K इक्वलेंट इंटू C, तो 3K बाय 2। अरे सर, यही तो दिक्कत है हमारे अंदर, यही तो दिक्कत है हमारे अंदर, ये छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप हमसे बड़े होते हैं, ये पाप आपसे बहुत होते हैं। अच्छा ये पाप का घड़ा भरता क्यों नहीं है भैया, ये क्या कर रहे हो आप, ये नहीं है। चलो एक सवाल और आपके दिल की तसल्ली के लिए, आपकी दिल की तसल्ली और मेरी आत्मा की शांति के लिए, लो भैया एक सवाल और कर लेते हैं। कोई, मैं तो चीटिंग करता ही, देखो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूं। यार ये सुनना पड़ेगा आज, पता नहीं आज इसको सुनकर बड़ा सुकून सा मिल रहा है। चुपके चुपके आत दिन आंसू
बहाना याद है, चुपके चुपके याद है, आंसू बहाना याद है। कौन कौन है जिसने छुप छुप के आंसू बहाए हैं यहाँ पर? कौन कौन है ऐसा? बताओ मेरे जैनजियों, या तो सवाल बताओ या मेरी बात का जवाब दो। दोनों वी भी आ गए। वी फॉर विकास, बी फॉर विजय। ये सही बात बोला शिवम भाई। सर नीट के एग्जाम के बाद बड़ा रोया था, है ना? देखो, सावन बेरवा, वेरी गुड। सर ये C2R फिजिक्स बैच में क्या है? C2R? नो ब्रो, आई हैव नो आइडिया। लो भैया, इसको भी ज्यादा देख लेते हैं। हमारे नवरंग भैया फिर भावनाओं में बह गए। हमारे नवरंग भैया फिर से भावनाओं में बह गए। मेरे लाल, दूरियां समान नहीं है नशेड़ी। यहाँ देखो सर, सी इक्विवेलेंट चाहिए। यस सर। एप्सिलॉन नॉट एरिया ए। पहले भाग की मोटाई सर दे नहीं रखी, निकालो तो। ये पूरा है डी, ये है टी, तो भाई बचा कितना? डी माइनस टी। ओहो, तो पहले भाग की मोटाई है डी माइनस टी, और उसका नियतांक है के का मान 1, है ना? और दूसरे की मोटाई है टी, और उसका नियतांक है के। काम खत्म, ये आपका आंसर है। अच्छा, टेस्ट बेच का नाम है? नो आइडिया ब्रो। ठीक है, ये आपका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो के इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। के इक्विवेलेंट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, हाय हाय, बड़ा महंगा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो के इंटू डी माइनस टी आएगा, प्लस में टी आएगा, डिवाइड में के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो के इक्वलेंट डी के अपॉन में के डी माइनस टी प्लस में टी। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सीरीज वाला पार्ट समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरे पास के इक्वलेंट का मान मेरे पास आएगा। नो ब्रो, नो ब्रो, आई हैव नो आइडिया। मुझे नो आइडिया है। चलो, अब मेरे पास अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे पास क्या अगला? पैरेलल कॉम्बिनेशन पराविद्युतांक के साथ। ठीक है ना बेटा, मुझे तो नहीं पता है। मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं कि मैं क्वेश्चन बना पाऊँ। बेटा अगर मेरे पास इतना टाइम होता ना बेटा, अगर मेरे पास टेस्ट बनाने का टाइम होता, तो पहले मैं जो मेरा खुद का बैकलॉग हो रखा है ना, पहले मैं वो कंप्लीट करता। मेरे डीपीपी, मेरे टेस्ट का सॉल्यूशन, मेरे क्या बोलता है ना, जो बाकी काम चल रहे क्लास जो मुझे करने थे, है ना, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले मैं वो कंप्लीट करता, है ना। और देखो शायद हो सकता है, बताऊँ देखो, जो भी है तो इंसान ही सब लोग। ठीक है, मैंने उनको कह रखा है कि सर देखो बात ये कि अगर मुझे कोई अच्छा ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तो सच बात है, तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। ना ना बेटा, मेरा कोई राइट्स नहीं है। सिंपल बात देखो, सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट उनका था, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का था, मेरा काम बच्चों का प्रमोशन करने का था, वो काम मेरा था, वो मैंने किया। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये कि बेटा मैं फिलहाल फाइनेंशियली उतना स्टेबल हूं नहीं कि मैं बहुत लंबे वक्त तक इस तरह से स्ट्रगल कर पाऊं। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने पूरा एक सेशन निकाल दिया है ना। पीडब्ल्यू से निकलने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी आई है मेरे पास, क्योंकि थोड़ा टीचिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई है। ठीक है, हालात थोड़े खराब हैं,
तो जिसे तैसे मैंने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, बट ये है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल देखो मैं हूँ नहीं। अगर मैं 1 साल जॉब नहीं करूँ तो भाई मेरी वाट लग सकती है, और पैसा ना कमा पाऊँ तो, दिक्कत मेरे साथ हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा था, मैंने से ये है कि आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेशन मैंने लिया है बच्चों का, ये मैं पूरा कंप्लीट करूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे आप मुझे पैसे दो या ना दो, ये मेरा जिम्मेदारी है। जो 1 साल में नहीं पूरी कर पाया था वो मेरी गलती थी, और इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो इस बार चाहे जो हो जाए मुझे अपना ये बैच अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और मेरा फिलहाल वही टारगेट है कि भैया आपका सिलेबस जितना हो पाए उतना अच्छे से कंप्लीट मैं कर पाऊँ, अच्छे से, ठीक है। आपने देखा भी होगा इस चैप्टर में मुझे एक लेक्चर शायद एक्स्ट्रा लगने वाला है ना। यहाँ पे मैं ना मतलब जो ये चैप्टर है इसमें मुझे एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगने वाला है, एक आधा एक लेक्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे चीजें अच्छे से पढ़ानी है। मुझे लास्ट ईयर जैसे गलती नहीं करनी है मुझसे। वो एक गलती हुई है, गलती बोलो पाप ही हुआ एक तरह से, ठीक है। गलती बोलो पाप ही हुआ है वो तो, ठीक है। मतलब शायद चीजों में ना मैं बहुत ज्यादा उलझ गया था, शायद उन चीजों में बहुत ज्यादा उलझ गया था। एक वो मेरी गलती थी कि मैं सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं कर पाया, मतलब टाइम पे किया तो टाइम पे खत्म था। मतलब बच्चों को मैंने मौका भी दिया था कि बेटा बच्चा देख ले, अब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री चल रहा है, कोई लेक्चर उसमें है नहीं, उसमें कोई फीस आपकी नहीं लग रही है, तो आप वहां से कर सकते हो। बट बच्चों ने शायद उस चीज को नकारा। बच्चों को शायद मेरी ली गई डिसीजन अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो उस वजह से शायद बच्चों को नुकसान भी काफी हुआ होगा, मेरी वजह से हुआ होगा, ठीक है। तो उसको लेके मैं बड़ा परेशान भी रहा बाद में, ठीक है। फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम भी आई। तो वो है कि देखो एएसपी सर को पूरा हक है कि वो आगे जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना उनको आइडिया है कि मैं इस सेशन के बाद शायद इनके साथ ना पढ़ा पाऊं, शायद ना पढ़ा पाऊं, ठीक है। हालांकि वो है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ ऐसा मेरा इंटरेक्शन बना रहे, बच्चों को मैं थोड़ा पढ़ाता रहूं, कम फीस में पढ़ाता हूं। बट प्रॉब्लम है कि बेटा कम फीस में क्या ना, वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास बच्चा बहुत ज्यादा है। कम फीस में वो लोग जिंदा रह पाएंगे जिनके पास बच्चे बहुत ज्यादा, जैसे कि पीडब्ल्यू है। पीडब्ल्यू में क्या फीस कम जरूर है लेकिन बच्चा उनके पास बहुत सारा है, इतना सारा बच्चा है कि फीस में कभी उनको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फीस की दिक्कत बेटा हमेशा रहती है, क्योंकि टीचर्स की फीस होती है, आपके सिस्टम की फीस होती है। कभी आप देखना पीडब्ल्यू की भी ऑफलाइन सेंटर्स की जो फीस है वो अच्छी खासी है ना। अच्छी खासी फीस है उनकी ऑफलाइन में भी। तो वही कि बेटा कि इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि आप जब बिल्डिंग लेते हो उसका किराया जाता है, उसका लाइट का बिल आता है। यकीन मानना एक बिल्डिंग का लाइट का बिल एक महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल होता है, जो ऑफलाइन सेंटर चलता है। ऑफलाइन सेंटर की जो लाइट का बिल होता है वो एक महीने का 1.5 से 2 लाख का बिल होता है। ये बिल होता है सिर्फ लाइट लाइट का। उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं भैया, है ना। तो उनमें भी खर्चा बहुत होता है। अब मेरे पास देखो उतना पैसा मैं कभी लाइफ में बना नहीं पाया, हालांकि मेरा मन बहुत था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं। मतलब मेरा मन ऐसा मतलब मेरा मन ऐसा आज भी है ऐसा कुछ करने का, कि कहीं मैंने सोचा था कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा, जहाँ पे ना बच्चों को सिखाया जाए, बुक्स ना रटवाई जाए। मतलब बच्चा आए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें करे, सीखे। किसी का मन करता है भाई मुझे मशीन खोलने का बड़ा शौक है, भाई ये मशीन पटको सामने ना, नई पुरानी जो मिल जाए, ये पटको, बैठ के उसको मशीन को खोलो जोड़ो, जो मर्जी करना उसमें बनाओ। क्योंकि ये चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने या बोले इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया ना कि चीजें बहुत बिगड़ गई है ना। बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहा है, बच्चों को हम फोर्स कर रहे रटने के लिए। क्योंकि भैया बच्चों को क्या हो रहा है, फोर्स कर रहा है कि बेटा एग्जाम क्रैक करना है तो चीजें याद कर ले, रट ले, घोट के पी जा। तो उससे क्या ना बच्चों का दिमाग डेवलप हो नहीं पा रहा है। बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान रट रहा है, रट के एग्जाम दे ले रहा है, पास हो जा रहा है, और पास होने के बाद में होता है जब लाइफ में जाता है कि यार अपने कुछ आता ही नहीं है, अपने पास अपना कोई स्किल ही नहीं है, अपने पास अपना कोई स्किल ही नहीं है ना। तो लोगों के पास कुछ ही नहीं करने को भाई। या तो तुम्हारे पास जो ऑलरेडी जमाने से चलती हुई जॉब है या तो वो करो, वो सबके पास हो नहीं सकती क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स होती है। तो मेरा कभी मन था ये कि भाई इतना पैसा भी लाइफ में बना पाया तो एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां पे बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाई जाए। भाई किसी को खेलने कूदने का शौक है तो उसको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, है ना। कि किसी को क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में
बढ़ाया जाए, किसको फुटबॉल खेलना फुटबॉल में खिलाया जाए, बैडमिंटन खिलाया जाए उसको, है ना। कोई स्विमिंग का शौक रखता है उसको स्विमिंग में आगे बढ़ाया जाए, किसको पढ़ने का शौक उसको पढ़ाया भी जाए, किसको इनोवेशंस करनी है, कुछ नया बनाना है, कुछ बिजनेस करना है, उसको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए। बट ये कि भाई ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारा चाहिए पैसा, अंधा पैसा। बट वो है कि भाई अपन गरीब आदमी सिर्फ सपने देख सकते हैं गरीब आदमी सिर्फ सपने देख सकता है। गरीब आदमी को सिर्फ सपने मिलते हैं फ्री में, उनको पूरा करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है। तो एसपी सर को शायद कहीं ना कहीं आइडिया है कि शायद मैं नेक्स्ट ईयर उनके साथ ना रहूं, इसलिए शायद वो फिलहाल अभी से चीजों को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करें कि वो चीज थोड़ा हैंडल कर लें उस हिसाब से। शायद इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया होगा। ठीक है। कोई ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि अगर पॉसिबल हो पाया तो इस साल के जितने लेक्चर्स है ना उनको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा फ्री पे, अगर पॉसिबल हो पाया, अगर एसपी सर मुझे इसकी इजाजत दे दे तो। ठीक है। ठीक है। तो वही है, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि पता है चीजें सीखने पे ज्यादा जोर दो। चीजें सीखोगे तो लाइफ में पता है एग्जाम क्रैक हो ना हो आप लाइफ में आगे बहुत चीजें कर सकते हो। आप कभी ध्यान से सोचना कि कई लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो जॉब नहीं ले पाते हैं, है ना। जॉब नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं फिर वो लोग, फिर उन्होंने सीखा है, उन्होंने जब चीजें सीख लेते हैं तो आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने नॉलेज के हिसाब से चीजें स्टार्ट करता है। कोई आदमी कार गैराज स्टार्ट करता है ना, कार की रिपेयरिंग शॉप करता है, कार की मॉडिफाइंग करता है। और यकीन मानना अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छा पैसा इसमें कमाया जा सकता है। कार को मॉडिफाई करना, भाई साहब गाड़ी ले ली, बाइक कार है ना, उनमें अलग अलग कलर का पेंटिंग कर दिया, अलग अलग तरह का डिजाइन डाल दो, ये सब स्किल्स होते हैं, सब स्किल्स होते हैं। पर लोगों को काम क्या लगता है, लोगों को काम करता छोटा लगता है। देखते हैं, देखो कोशिश तो यही है। मैं बताऊं, देखो ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने पीडब्ल्यू में भी बात किया था, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने साफ बना के सर नहीं हम नहीं लेंगे, काम खत्म। ठीक है। उन वो भी सही है अपनी जगह पे, वो भी अपनी लोग अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह से ठीक हूँ। ठीक है। जब मैंने वहां से निकलने का डिसाइड किया था, मैं परेशान था, मैंने उनसे बात भी किया लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो मैंने निकलना ठीक समझा वहां से। तो मैं निकला, थोड़ा काम भी करना स्टार्ट किया, लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई। ठीक है। बिगड़ने लग गई तो चीजें और खराब हो गई। मैंने वहां बात भी किया तो उन्होंने कहा कि सर आप हमें मिड सेशन छोड़े गए हो, आपने बच्चों को परेशान किया बीच में, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका कहना था। हालांकि उनके स्टेटमेंट पहले मुझसे ये कह रहे थे, सर आप चल जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हर साल लोग जाते हैं तो आपका भी कोई ना कोई हमें रिप्लेसमेंट मिल ही जाएगा। उनके ये मतलब ईगो वाले वर्ड थे, है ना, थोड़ा ईगो वाले वर्ड थे कि भाई सर जब बड़े बड़े टीचर के मिल गए हैं रिप्लेसमेंट तो आपको भी मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था मुझसे, है ना, कि जब बड़े बड़े टीचर के रिप्लेसमेंट मिल गए हैं तो आपके भी मिल ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। उन्होंने पहले मुझे ये कहा था, और बाद में कहने लगा कि सर आपने हमें मिड सेशन छोड़ा है तो हम आपको नहीं लेंगे, आपके जैसे बच्चे परेशान हुए हैं ये वो। ठीक है। तो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह ठीक था, बस ठीक है, चीजें मैच नहीं करी, मैंने बात करके देख ली, उन्होंने वापस नहीं लिया। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो बच्चे कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े, हिंदी माध्यम के थ्रू जुड़े, उनके लिए मैं फ्री में कंटेंट अपने यूट्यूब पे डाल दूं ताकि आप लोग जब चाहो वहां से चीजें देख पाओ, आपको जरूरत पड़े उसको पढ़ लो, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। बट ये कि अपनी इच्छाओं से परे भी है ना एक जिंदगी है जो आपको संभालनी पड़ती, जिसमें आपके माँ बाप होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपकी अपनी खुद की लाइफ होती है, वो संभालनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इन चीजों से हटके अपने फाइनेंशियल पार्ट पर फोकस करना पड़ेगा, एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहां पे मैं थोड़ा पैसा कमा पाऊँ। हाँ, और मतलब जो बताऊँ, लेकिन मानना आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जितना मैं सोच नहीं सकता हूँ। ठीक है। इतना प्यार आप लोगों ने दिया जिसकी हद नहीं है। सच बताऊं, कोई हद नहीं है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे शायद ठीक से बोलना नहीं आता है, मैं जानता हूँ मेरी कमियां हैं, ठीक है, मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, कई बार चीजें मैं बहुत फास्ट बोल जाता हूँ, मेरे जो वर्ड्स होते हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है, वो टीचर बना हुआ है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, जिसके क्लास में शायद एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है, मेजरली शायद वो पढ़ाने पे फोकस करता है। एक ऐसे इंसान को आप लोग फॉलो कर रहे हो, वो उसके साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, इतना प्यार दिया। एक झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे पास मेरा बैच में, इस बैच जो हम पढ़ा रहे हैं इससे मेरे पास करीबन 860 बच्चे हैं, 860 860 इतने बच्चे मेरे पास अभी हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक अकेले इंसान के लिए जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है,
उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है। आप लोगों का प्यार है, इतना सपोर्ट है, इससे शायद मैं इतना आगे तक आ पाया, इतना सेशन को खींच पाया, इतना पढ़ा पाया, ठीक है। इसलिए बस इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीजें हो पाए, जितना हो पाए उतना अच्छे से चीजें कंप्लीट करके जाऊं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म करने के बाद मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा, नहीं। सिलेबस खत्म होने के बाद अपना ग्रुप है टेलीग्राम का, मैं उसके थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, है ना। जो आपका एप्लीकेशन है इसमें भी आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या ना, क्लासेस खत्म होने के बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, तो फिर मैं चीजें जल्दी कर पाऊंगा, है ना। जैसे अपना माइंड मैप हो गया, अपना फर्रे हो गए, है ना, अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, तो ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। पर अभी दिक्कत है, अभी टाइम पूरा मुझे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। बस वही है। हाँ, नंबर तो यही से आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बिल्कुल, देखो, मेरा अपने स्टूडेंट से जो रिलेशन है ना, वो कोचिंग की सीमाओं से बाहर है ना। कोचिंग की सीमाओं से बाहर हूं मैं, ठीक है। मैं कोचिंग के रूल्स जो होते हैं मानता जरूर, लेकिन उनमें बिलीव नहीं करता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो रूल से परे चलती हैं, और मैं थोड़ा ऐसा इंसान हूँ कि ठीक है, कोचिंग के अपने रूल होते हैं, अपने सिस्टम होते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेरा बस वही है कि थोड़ा मेरे स्टूडेंट के साथ थोड़ा रिलेशन मेरा अच्छा रहे, अच्छी मेरी बातचीत रहे। आज भी यकीन मानना, मैंने विद्यापीठ में जब पहली बार पढ़ाया था ना, वहां के बच्चे जो मुझसे कनेक्ट हुए थे, वो आज भी कनेक्टेड, मुझे आज भी मैसेज करते हैं कि सर क्या हाल है, कैसे हो आप, है ना। हर तरह के बच्चे हैं। वो बच्चे जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं, वो बच्चे आज भी याद करते हैं, क्या सर मजा आता था उस वक्त, शानदार मजा आया करता था, ठीक है। तो ये है कि जो बच्चा कनेक्शन रखता है, मैं उससे जुड़ा रहता हूँ, हमेशा जुड़ा रहता हूँ। कई सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ आज भी कनेक्शन में है, उनके पास मेरा नंबर तक है, मुझसे फोन करते हैं कि सर कैसे हो आप, कैसे याद आ गई, बात कर लिया, है ना। कुछ एक दो हैं जो मुंह बोली मेरी बहनें हैं, है ना, जिसमें से एक तो फोन ही करती है, क्या भैया क्या हाल है, समोसे खिला दो मेरे को आज तो, ऐसे फोन करती हूँ, है ना। तो वो है कि देखो, कनेक्शन मेरा कोचिंग की सीमाओं से परे है, मैं इतना इसमें बिलीव नहीं करता, अपन अपने में रहते हैं। चलो, आ जाओ पहले पढ़ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, आपको डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, रुक जाओ पहले। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। अगर देखो, ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, तो ऊपर का एक भाग और नीचे का एक भाग, दो अलग अलग माध्यम के साथ, है ना। इसका माध्यम K1, इसका माध्यम K2, हाँ जी सर। तो दो संधारित्र, एक ऊपर वाला ये, एक नीचे वाला, आपको ऐसा नजर आएगा। और ये मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्या समांतर क्रम संयोजन है, मेरे पास क्या है, ये समांतर क्रम संयोजन है, हाँ जी सर। तो बात समझते हैं। तो पहले वाले की धारिता C1, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A1, एरिया कितना इसका A1 भाई, ये वाला, ठीक, बटे में दूरी D। तो D क्या होता है सर, D मेरे पास होता है इसकी मोटाई होता है सर, बहुत बढ़िया, चल जाएगा। सेम तरह से C2 मेरे पास जो धारिता होगा होगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A2 बटे में कितना D होगा, बहुत सही। और डायग्राम से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरे पास क्या है, ये दोनों किस में समांतर क्रम संयोजन में। अगर समांतर क्रम में होता है तो तुल्यमान C इक्विवेलेंट आपको डायरेक्टली इनको जोड़ने से मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। C इक्विवेलेंट, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A1 बटे D, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A बटे D। अब देखो, इस बार D तो मेरे पास दोनों के लिए सेम है, इस बार D तो दोनों के लिए सेम है, खाली एरिया डिफरेंट आया है। एरिया डिफरेंट आया तो भैया A को अलग कर लेंगे, यहां देखो C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बटा D को लेंगे कॉमन, यहां पे कितना K1 A1, K2 A2, ये मेरे पास आपका फॉर्मूला बन गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, इसका फॉर्मूला बन गया। सर मान लो अगर मुझे के तुल्यांक निकालना हो, तो अगर मुझे के तुल्यांक निकालना हो तो सी का मान क्या है, सी का मान के इक्वलेंट एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बटे में डी, एप्सिलॉन नॉट डी, K1 A1, K2 A2, जी हाँ। एप्सिलॉन नॉट डी कट जाएगा, ए को वहां फेंक दो, तो के तुल्यांक कितना मेरे पास आ गया, K1 A1, K2 A2 डिवाइड में कितना एरिया ए, ऐसे मेरे पास के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मुझे के इक्विवेलेंट आपका ऐसे मिल जाएगा। और देख लो इसमें स्पेशल केस, यदि इफ
एरिया A1 A2 आपस में बराबर हो तो के तुल्यांक मान कितना K1 प्लस K2 बटा 2 हो जाएगा। अगर 3 होंगे तो बटे में 3, 4 हो तो बटे में 4, 10 हो तो बटे में 10, काम खत्म। ये मेरे पास आपके पास ऐसा डायग्राम बन गया है। बोलो भाई लोगों, कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है तो बताइए दो मेरे को। देख लो भैया, फॉर्मूला आपके सामने है। पहले हमने देखा था सीरीज, अभी देख रहे हैं पैरेलल। पहले हमने देखा था सीरीज, अभी देख रहे हैं पैरेलल। हाँ, इसको मेरे शरीर में बड़ा इंटरेस्ट है, आया जब से मेरे शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे शरीर बड़ा 10 करोड़ है। काश इतना पैसा होता, मजा आता भाई साहब। ठीक है, चलेगा। ओके सर, इस पे जरा क्वेश्चन करवा दो। जरा इस पे एक दो क्वेश्चन कर लिए जाएं। आ जाओ मेरे दोस्तों, यहाँ देखो हम क्या कहते हैं। ठीक है, K1 का मान है 2, K2 का मान है 4। ठीक है, इसका एरिया है A/2, इसका एरिया है A/2। सी इक्वलेंट हमसे पूछा गया है ना। और चाहो तो के इक्वलेंट भी निकाल सकते हो। लो भैया कर देते हैं। सर कोई मुश्किल बात नहीं सर, एकदम आसान। सी इक्वलेंट अगर डायरेक्ट करना चाहो तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, K1 A1, K2 A2। बहुत बढ़िया, 2 से 2 कटा, 2 से 2 बार में कटा, 2 प्लस 1 कितना, 3 हो गया। 3 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, बहुत बेहतरीन। मैं चाहूं तो पहले निकाल लो के इक्वलेंट। मैं चाहूं तो पहले निकाल लेता हूं के इक्वलेंट। कितना भैया, K1 प्लस K2 बटा 2 हो जाएगा। तो K1 कितना 2, K2 कितना 4, बटे में कितना 2 कितना हो गया, 3 हो गया। बहुत बढ़िया, तो आने वाला सी इक्वलेंट के इक्वलेंट इंटू सी लिख सकता हूं। तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। लो भैया, ऐसे भी हो गया। हो 1 करोड़ दे दो भिखारी को, वाह। अबे साले, तुम्हें लगता है इतना पैसा होता तो मैं कहीं भागता? फिर मैं तुम्हें पढ़ाता, फिर मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता, फिर मैं खुद का सिस्टम स्टार्ट करता। इतना पैसा का मेरे पास होता तो, समझ रहे हो। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट आपको एकदम क्लियर होगा, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होगा। चलो एक सवाल कर दो। के है, यहाँ पे हवा है, ये एरिया है A/3। तो सी का मान बताओ।
करें, आ जाओ देखते हैं। लो भैया, सवाल मुश्किल नहीं है। देखो सर, सी इक्वलेंट अगर डायरेक्ट करना चाहो तो एप्सिलॉन नॉट बटा डी, पहले भाग का एरिया A1 K1, बचा हुआ एरिया 2A बटा 3, उसमें माध्यम है ही नहीं तो कितना 1 आएगा, हवा के लिए तो 1 होता है। बहुत बढ़िया, A बटा 3 कॉमन ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट A बटा 3D बाहर आ गया, अंदर कितना K प्लस 2। ओहो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलेगा, आप चाहो तो पहले K इक्विवेलेंट निकाल लो, K1 A1, K2 A2 बटे में टोटल एरिया, ए से ए कट जाएगा तो K प्लस 2 बटे में कितना 3 आएगा। K प्लस 2 बटे में कितना 3 हो जाएगा। हाँ सर, चाहो तो उसको वहां डाल देना, C इक्वलेंट बराबर K इक्वलेंट इंटू सी हो जाएगा, तो K प्लस 2 बटे में 3 और एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, खत्म। ऐसे कर सकते हैं। तो इनमें क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, आसान सवाल होता है, आसानी से इनको किया जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट भैया आतंकवादियों हमला कर दो, शुरू हो जाओ। चलो आतंकवादियों शुरू हो जाओ, तुरंत प्रभाव से जवाब दिया जाए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, अगले 13 मिनट में हमें ताबड़तोड़ सवाल करने हैं। अगले 13 मिनटों में, ये 13 मिनट, ये 13 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तुम यहां से ऐसा खेलो कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 13 मिनट हो ये। आ जाओ। चेक करें भैया, संधारित्र की प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थान आधे भाग में एप्सिलॉन आर भरा हुआ है, आधे भाग में, आधे भाग में सर, ठीक है। तो आधा भाग भर दिया, आधा भाग खाली छोड़ दिया, हो ऐसे। ओके, तो एक भाग में एक्सपेल आ रहे हैं, एक में 1 है, आधा भरा है आधा, मतलब दोनों की मोटाइयां सेम टू सेम है। हाँ जी सर, मोटाइयां सेम, तो के इक्वलेंट सर K1 K2 K1 प्लस K2, आने वाला C इक्वलेंट K इक्वलेंट इंटू सी बनेगा, तो एप्सिलॉन आर बटे में एप्सिलॉन आर प्लस 1 इंटू सी, ऑप्शन सी चलेगा क्या। बी कैसा है तुम लोगों का, बी कैसा है। बेटा फिलहाल जेई पढ़ा रहा हूं मैं अभी, तो फिलहाल मैं जेई पढ़ाने लग गया वापस। ठीक है, समांतर कहां लिखा बेटा इसमें, समांतर बेटा कहां लिखा है। उसने कहा कि प्लेटों के मध्य स्थान को, आधे भाग को हमने भर दिया है। रुक जा, मैं चेक कर लेता हूं। प्लेटों के मध्य जो आधे भाग में, सही तो है यार। ना बेटा यही आंसर इसका, यही है, यही आंसर होगा। हाँ 2 आएगा, सॉरी सॉरी, सही बात है, सही बात है सावंत भाई, सही बात है, सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे 2 आता है, 2 K1 K2, यहाँ पे 2 आएगा साथ में, ऑप्शन ए सही। परफेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट। ऊपर से लिखा ना ऊपर, तो ऊपर तो कहीं से गड़बड़ नहीं करी अपन ने। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बेटा उसने बोला आधा भाग। बेटा निधि देखो, निधि तो उसने बोला ना कि प्लेटों के मध्य का आधा भाग, प्लेटों के मध्य जो आधा भाग है, आधा मतलब हाफ, हाफ थिकनेस है ना। और एरिया में अगर हाफ करेगा ना बेटा, वो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बोल के देगा, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता है आधा आधा भाग, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास कौन सा, वो डी को डिवाइड करता है। अगर एरिया को डिवाइड करेगा ना, या तो वो आपको डायग्राम देगा या कुछ ऐसे टर्म्स का यूज करेगा जिससे आपको पता पड़ पाए कि भाई आप एरिया को डिवाइड कर रहे हो, आप एरिया को डिवाइड कर रहे हो, उससे वो आंसर बैठ पाएगा। क्वेश्चन में सब बोलेगा आपको। देखो डायग्राम में साफ साफ दिखता है कि आपने इनको एरिया को डिवाइड किया। देखो इनने एरिया को बांटा है, ये पूरा एरिया मेरे पास, ओ चल जा भाई, ये पूरा एरिया मेरे पास ए था, इसके आधे भाग में एक माध्यम, इसके आधे भाग में दूसरा माध्यम, K1 K2। सर जब एरिया डिवाइड करते हैं, जब एरिया डिवाइड करते हैं तो K इक्विवेलेंट बेटी कितना, डायरेक्टली K1 प्लस K2 बटा 2 बनता है। हाँ सर, 2 प्लस 4 बटे में 2 कितना हो गया, 3 आएगा। तो आने वाली नई धारिता पुराने वाले का 3 गुना आएगा, तो 3 है अभी, पहले कितना 10 था, कितना आंसर आ गया 30, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, इसमें 3 माध्यम है, इसमें 3 माध्यम से क्या फर्क पड़ रहा है। प्लेट मेरे पास ये रही, प्लेट मेरे पास ये रही। देखो सर अगेन, प्लेट का एरिया होता है ए, आपने 3 बराबर टुकड़े कर दिए, तो 3 बराबर भाग ये है ए बटा 3, ए बटा 3, ए बटा 3। ओहो, आपने एरिया को बांट के देखो, प्लेटों के बीच 3 उसी मोटाई की, उसी मोटाई मतलब ये मोटाई की एक समान क्षेत्रफल वाली हमने रख दिया है। एक समान मतलब कि तीनों प्लेट का एरिया सेम है। तो सर जब 2 प्लेट थी तो K1 प्लस K2 बटा 2 किया था, अब 3 है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बटा 3 कर दो, क्योंकि 3 प्लेट है, लिख दो 10 12 14 बटे 3 कितना आएगा 36 बटा 3, कितना 12 हो गया। तो आने वाले नहीं धारिता K इक्विवेलेंट इनटू C कर लेंगे, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट कितना हो गया 12, ठीक है। और इधर रखा है आपसे, सॉरी आपसे K इक्विवेलेंट पूछा है, आपसे K इक्विवेलेंट ही उसने पूछा है 12। बोल रहा है कि इसी संधारित्र में ऐसे परावर्तक का परावर्तनांक क्या होगा जिसे डालने पर वही धारिता प्राप्त हो जाए। मतलब कि इन 3 की जगह पे सिर्फ एक माध्यम डालना है, इन 3 की जगह पे सिर्फ एक माध्यम डालना है, सिर्फ एक माध्यम जो आपको समान धारिता निकाल कर दे दे, काम खत्म। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपसे वो के इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल और है, मैं आपको होमवर्क में चिपका रहा हूं, इसको ट्राई कर लेना। अब इसमें होता है 1-2 टाइप के सवाल हमारे पास और भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सवाल आप लोग कर सकते हो होमवर्क में, एक ये कर लोगे, एक ये कर लोगे, नीट में आया सवाल है। ये तो अभी नहीं, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो कुल मिला की कहानी है कि कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यस। और पॉसिबल हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे कल। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और पॉसिबल हो पाया तो कल हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। सर अगर 3 का बोलता तो सी होता, हाँ 3 का सी इक्विवेलेंट बोलता, अगर सी इक्विवेलेंट बोलता तो 12 इंटू सी करते हो, सी का जो भी आता है वो निकाल लेते हैं, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कल मुझे ये बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चन एक बार और कर दो, ताकि हम उन पे थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस और कर लेंगे, ठीक है। बाकी आज की कहानी को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देंगे, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओके, स्टार्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, ठीक है, बाय।